अगर आज आपके पास है 1 लाख रुपए तो आप क्या करेंगे? एफडी, पीपीएफ, गोल्ड या फिर एलआईसी पॉलिसीज या म्यूचुअल फंड, स्टॉक मार्केट या एनपीएस या फिर कोई जमीन या प्रॉपर्टी। लेकिन अगर मैं आपसे पूछूं कि इनमें से सबसे अच्छा इन्वेस्टमेंट कौन सा है तो शायद आपके पास अलग अलग जवाब होंगे। कोई कहेगा एफडी सबसे सेफ है, कोई कहेगा गोल्ड कभी फेल नहीं होता और कोई बोलेगा एलआईसी में पैसा सुरक्षित है। कोई कहेगा म्यूचुअल फंड और स्टॉक मार्केट में पैसा सबसे ज़्यादा बढ़ता है और कोई कहेगा प्रॉपर्टी खरीद लो, पैसा डबल हो जाएगा। लेकिन क्या इसमें से कोई एक इन्वेस्टमेंट हर व्यक्ति के लिए सही हो सकता है? आज हम इसी सवाल का जवाब फैक्ट्स और नंबर के साथ खोजेंगे। हम बात करेंगे एफडी, पीपीएफ, गोल्ड, ज्वेलरी, एलआईसी, म्यूचुअल फंड्स, निफ्टी 50, एनपीएस और रियल एस्टेट की। और हर इन्वेस्टमेंट के लिए देखेंगे रिटर्न कितना है, रिस्क कितना है, लिक्विडिटी कैसी है, कितने समय के लिए सही है और 1 लाख लगाने पर क्या फर्क पड़ सकता है। और अंत में मैं आपको बताऊंगा कि इन्वेस्टमेंट चुनने का सबसे सही तरीका क्या है। Let's go. सबसे पहले एक बात जानना बहुत जरूरी है। इन्वेस्टमेंट की दुनिया में एक बहुत बड़ी गलती हो रही है। लोग पूछते हैं कितना रिटर्न मिलेगा, लेकिन हमें यह पूछना चाहिए कि किस रिस्क पर कितना रिटर्न मिल सकता है। क्योंकि 12% रिटर्न सुनने में 7% से बहुत अच्छा लगता है, लेकिन उस 12% के रास्ते में अगर आपका इन्वेस्टमेंट 20 से 30% नीचे गिर जाए तो क्या आप इन्वेस्टेड रह पाएंगे? यही है रिस्क टॉलरेंस। और दूसरा फैक्टर है टाइम होराइजन। अगर आपको अगले 12 महीने में पैसे चाहिए तो आपका इन्वेस्टमेंट डिसीजन उस व्यक्ति से अलग होना चाहिए जिसे 20 साल बाद पैसे चाहिए। इसलिए आज का पूरा वीडियो केवल कितना रिटर्न दिया इस पर नहीं होगा। हम पूछेंगे कि किसके लिए कौन सा इन्वेस्टमेंट सही हो सकता है। Let's go. तो सबसे पहले बात करते हैं हमारे सबके प्यारे एफडी की। फिक्स्ड डिपॉजिट भारत में सबसे पॉपुलर ट्रेडिशनल इन्वेस्टमेंट में से एक है। एफडी का सबसे बड़ा फायदा है कि इसमें रिटर्न फिक्स्ड होता है और हमें पहले से पता होता है कि इतने साल बाद हमें इतना पैसा मिलेगा। मान लीजिए आपने 6.5% पर 1 साल के लिए पैसा लगाया तो 1 साल बाद फिक्स है कि 1 लाख और 6,500 रुपए एक्स्ट्रा आपको मिल जाएगा। ये बिल्कुल फिक्स है, ना ऊपर होगा ना नीचे होगा। दुनिया तबाह हो जाए लेकिन आपको इतना पैसा सरकार देगी। इसी में आपको एक बात और बता दूं कि 5 लाख तक एफडी का पैसा पूर्ण तरीके से सुरक्षित है। हर बैंक आपके इन्वेस्टमेंट पर 5 लाख तक की सिक्योरिटी देता है। बैंक चाहे कितने भी नुकसान में चला जाए पर आपको 5 लाख तो मिलेंगे ही मिलेंगे। DICGC के रूल्स के अनुसार एलिजिबल डिपॉजिट में प्रिंसिपल और इंटरेस्ट को मिलाकर 5 लाख तक का इंश्योरेंस दिया ही जाएगा। तो ये हैं अच्छी बातें कि मार्केट वोलेटिलिटी से हमें कोई मतलब नहीं है, रिटर्न हमेशा फिक्स मिलेगा। इसे समझना बहुत आसान होता है और शॉर्ट और मीडियम टर्म गोल के लिए ये बहुत यूजफुल है। लेकिन एफडी के कुछ नुकसान भी हैं। ग्रोथ पोटेंशियल बहुत कम है। इसके जो रिटर्न है बस इन्फ्लेशन को बीट ही कर पाते हैं। आप इससे बहुत ज़्यादा पैसा नहीं बना सकते। बस आप जो महंगाई बढ़ती है आपके रिटर्न उसी को एडजस्ट कर पाएंगे। मान लीजिए कि आपने 1 लाख रुपए जमा करे और अगले साल 6% की ब्याज की दर से वो 1,06,000 रुपए हो गए तो आपको लगा होगा कि आपने 6,000 रुपए एक्स्ट्रा कमा लिए। नहीं, 6,000 रुपए तो 1 साल बाद महंगाई बढ़ जाएगी तो आपने कमाया 0। यानी अगले साल आप 1,06,000 रुपए में उतना ही सामान खरीद पाओगे जितना पिछले साल 1 लाख में खरीद पा रहे थे। यानी एफडी के रिटर्न बहुत ज़्यादा नहीं होते हैं। इससे आपको इन्फ्लेशन बस बीट ही हो पाएगी। इससे आप बहुत ज़्यादा पैसा नहीं बना पाओगे, लेकिन सुरक्षित है। उनके लिए बहुत अच्छा है जिनकी एज बहुत ज़्यादा हो चुकी है, रिस्क नहीं ले सकते हैं, या जिन्हें बहुत सुरक्षित पैसा चाहिए या बहुत कम समय बाद ही उनको पैसे की ज़रूरत पड़ने वाली है तो ऐसे लोग एफडी में पैसा रखते हैं क्योंकि ये सुरक्षित है।
जो लोग टैक्स के दायरे में आते हैं, इससे कमाया हुआ ब्याज भी टैक्सेबल होता है, तो ये भी ध्यान रखना। एफडी कोई खराब इन्वेस्टमेंट नहीं है, लेकिन लॉन्ग टर्म में वेल्थ क्रिएशन के लिए केवल एफडी पर निर्भर रहना इफिशिएंट नहीं है। अब बात करते हैं पीपीएफ की, पब्लिक प्रोविडेंट फंड यानी पीपीएफ। पीपीएफ लॉन्ग टर्म सेविंग इन्वेस्टमेंट के लिए पॉपुलर ऑप्शन है। इसकी सबसे बड़ी विशेषता यह है कि लॉन्ग टर्म डिसिप्लिन्ड सेविंग होती है। इसमें जनरली इसका जो इंटरेस्ट रेट है वो 7 से 8% के लगभग होता है, लेकिन बदलता रहता है, लेकिन एफडी से थोड़ा ज्यादा मिलता है। अब बात करते हैं कि पीपीएफ है किसके लिए। जो व्यक्ति लंबी अवधि के लिए निवेश कर सकता है, चाहता है कि उसका इन्वेस्टमेंट सेफ रहे और डिसिप्लिन्ड सेविंग चाहता है, उसके लिए पीपीएफ बहुत उपयोगी हो सकता है। इसमें लिक्विडिटी बहुत कम होती है, यानी पैसा बीच में निकालने पर पेनाल्टी लग सकती है। अब बात कर लेते हैं भारत के सबसे ज्यादा पॉपुलर इन्वेस्टमेंट की। जी हां, गोल्ड। गोल्ड को इन्वेस्टमेंट क्यों माना जाता है? क्योंकि इसकी लॉन्ग टर्म प्राइस एप्रिसिएशन के अलावा पोर्टफोलियो डाइवर्सिफिकेशन की भूमिका भी हो सकती है। लेकिन एक बहुत जरूरी बात, गोल्ड का रिटर्न फिक्स्ड नहीं है, गोल्ड भी ऊपर नीचे होता है। पिछले 10-20 साल का रिकॉर्ड देखें तो लगभग 10% इसका एनुअली रिटर्न आया है, और पिछले सिर्फ 2-3 साल देखें तो इसका रिटर्न बहुत ज्यादा आया है। लेकिन हिस्टोरिकल डेटा फ्यूचर की गारंटी नहीं है, इसलिए गोल्ड हमेशा बढ़ता है कहना सही नहीं है। आप इतिहास उठा के देख लीजिए, नेगेटिव रिटर्न भी दिए हैं, लेकिन ऑन एन एवरेज 10-11% बनाकर दे देगा। गोल्ड और ज्वेलरी एक चीज नहीं है। अगर कोई व्यक्ति कहता है कि मैंने गोल्ड में इन्वेस्टमेंट किया है, तो पहले पूछिए गोल्ड खरीदा है या ज्वेलरी, क्योंकि दोनों को एक जैसा समझना नहीं चाहिए। मान लीजिए आपने 1 लाख रुपए की ज्वेलरी खरीदी, आपको पूरा 1 लाख रुपए का गोल्ड मिला है क्या? नहीं, इसमें आपके मेकिंग चार्जेस जुड़े हुए हैं, डिजाइन रिलेटेड चार्जेस जुड़े हुए हैं, टैक्स जुड़ा हुआ है। जब आप ये ज्वेलरी बेचने जाएंगे तो आपको 100% गोल्ड का पैसा नहीं मिलेगा, इसकी जो प्योरिटी होगी उसका परसेंटेज का आपको पैसा मिलेगा। इसलिए रिटर्न निकालते समय सिर्फ गोल्ड प्राइस का इंक्रीज देखना पर्याप्त नहीं है। इसलिए मेरी सिंपल लाइन है, पहनने के लिए ज्वेलरी खरीदिए, लेकिन वेल्थ क्रिएशन का कैलकुलेशन करते समय ज्वेलरी को पूरा गोल्ड इन्वेस्टमेंट मत समझिए। अगर आपका उद्देश्य इन्वेस्टमेंट है तो प्योर गोल्ड खरीदिए, और ज्वेलरी खरीदते समय प्योरिटी हॉलमार्क भी महत्वपूर्ण है। BIS के अनुसार हॉलमार्क ज्वेलरी पर HUID वेरिफिकेशन सुविधा उपलब्ध है। अब आता है सबसे कंट्रोवर्शियल टॉपिक, LIC। हाँ, आपने किया है ना इन्वेस्टमेंट? ध्यान से सुनिए, मैं यह नहीं कह रहा कि LIC खराब है, बिल्कुल नहीं। LIC भारत की सबसे बड़ी लाइफ इंश्योरर में से एक है, और उसके पास अलग अलग तरह के इंश्योरेंस प्रोडक्ट हैं। असल सवाल यह है कि इंश्योरेंस और इन्वेस्टमेंट को एक ही चीज मानना नहीं चाहिए। मेरी नज़र से दोनों की जरूरत अलग अलग समझना चाहिए। इंश्योरेंस का प्राइमरी पर्पस है फाइनेंशियल प्रोटेक्शन, और इन्वेस्टमेंट का पर्पस है वेल्थ क्रिएशन। LIC न्यू जीवन आनंद के ऑफिशियल इलस्ट्रेशन एग्जाम्पल देखते हैं। एज है 30 ईयर, पॉलिसी टर्म है 35 ईयर, एनुअल प्रीमियम 6,968, बेसिक सम एश्योर्ड 2 लाख, और पॉलिसी इंसेप्शन पर डेथ बेनिफिट एग्जाम्पल में 2.5 लाख दिया गया है। 35 साल में बेस प्रीमियम लगभग 2,44,000 हो जाएगा। अब इलस्ट्रेशन में 4% और 8% एज्यूम्ड इन्वेस्टमेंट रिटर्न सिनेरियो दिखाए जाते हैं, और यही सबसे इंटरेस्टिंग पॉइंट है। 8% लिखा देखकर यह मत समझिए कि आपको 8% CAGR मिलेगा। LIC खुद बताता है कि 4% और 8% केवल एज्यूम्ड रेट्स हैं, गारंटी नहीं है, तो इफेक्टिव रिटर्न 8% से काफी कम बैठता है। LIC के ऑफिशियल युवा टर्म ब्रोशर में एज 30 के लिए 20 ईयर पॉलिसी और 1 करोड़ कवर का एग्जाम्पल दिया गया है, जिसमें एनुअल प्रीमियम
8,250 रुपीज दिखाया गया है, यानी 688 रुपीज पर मंथ के आसपास। लेकिन एग्जैक्ट प्रीमियम हर व्यक्ति के लिए अलग हो सकता है। कुछ लोगों के लिए लाइफ कवर 400-500 रुपए में उपलब्ध हो सकता है और किसी के लिए थोड़ा महंगा पड़ सकता है। डिपेंड करता है कि उसकी हेल्थ कंडीशन क्या है, उसकी उम्र क्या है, प्लान कैसा है। 500 रुपए का कंपाउंडिंग, मान लीजिए किसी व्यक्ति के लिए 500 रुपए प्रति माह का टर्म प्रीमियम देना पड़ता है और 500 रुपए प्रति माह को वह लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट में डालता है, यानी 6,000 रुपए साल। 30 साल में टोटल कंट्रीब्यूशन 1,80,000 रुपए होते हैं। अगर सिर्फ 10% रिटर्न माने तो कॉर्पस लगभग 11.4 लाख हो सकता है, और अगर यही रिटर्न 12% मान लिया जाए तो जो टोटल रिटर्न होगा वो 17.5 लाख तक जा सकता है। इसलिए कंसेप्ट यह है कि इंश्योरेंस का काम प्रोटेक्शन देना है और इन्वेस्टमेंट का काम वेल्थ क्रिएशन करना है। अब आते हैं म्यूचुअल फंड पर। लोग पूछते हैं म्यूचुअल फंड में कितना रिटर्न मिलता है, लेकिन इसका कोई फिक्स्ड आंसर नहीं है। AMFI के हिस्टोरिकल इलस्ट्रेशन फ्रेमवर्क में 10 साल का रोलिंग रिटर्न 12.93% आया है, लेकिन इसका मतलब यह बिल्कुल नहीं है कि हर म्यूचुअल फंड 12-13% रिटर्न ही देगा। मार्केट में नेगेटिव ईयर्स भी आते हैं, इसलिए म्यूचुअल फंड को ऐसे समझिए कि हायर लॉन्ग टर्म ग्रोथ पोटेंशियल के बदले हायर मार्केट रिस्क स्वीकार करना होगा। एक एग्जाम्पल लेते हैं, अगर आपके पास 1 लाख रुपए हैं तो FD प्राइमरी अट्रैक्शन हो सकता है, क्योंकि इसमें सेफ्टी है और प्रेडिक्टेबिलिटी है। रिटर्न थोड़े कम है लेकिन रिस्क लो है, क्योंकि गवर्नमेंट आपको प्रॉमिस कर रही है 5 लाख तक आपके रुपये सुरक्षित है। PPF, जब आपका इन्वेस्टमेंट लॉन्ग टर्म के लिए हो तो PPF में पैसे डालें। इसका रिस्क जो है वो लो है, लिक्विडिटी लिमिटेड है, यानी पैसे निकालें तो आपको पेनल्टी लग सकती है। अब बात करते हैं गोल्ड की। गोल्ड में अट्रैक्शन इसलिए है क्योंकि डाइवर्सिफिकेशन हो जाता है और लॉन्ग टर्म में अच्छी वैल्यू बन जाती है। इसका रिस्क ये है कि प्राइस बदलते रहते हैं, पर रिटर्न अच्छा दे देता है, पर मार्केट डिपेंडेंट है, फिक्स नहीं है। अगर आपको लगता है कि गोल्ड का रिटर्न तो हमेशा पॉजिटिव ही होता है, तो ऐसा नहीं है। आप हिस्ट्री चेक करके देख लीजिए। आप अभी कुछ सालों का रिकॉर्ड देखेंगे तो आपको अच्छा लगेगा, लेकिन आप लॉन्ग हिस्ट्री देखेंगे तो आपको पता चलेगा रिटर्न नेगेटिव भी हुए हैं, लो भी हुए हैं और हाई भी हुए हैं। ऑन एन एवरेज 10-11% इसका रिटर्न निकल आता है। और अगर आप ज्वेलरी पहनते हैं तो उसकी मेकिंग चार्जेस और GST, इस सब को भी आपको ध्यान में रखना होगा, क्योंकि उसमें 100% गोल्ड नहीं होता। जब आप इसको बेचेंगे तो आपका परसेंटेज कट हो जाएगा। LIC सेविंग पॉलिसी लोग इसलिए पसंद करते हैं क्योंकि इंश्योरेंस भी मिल जाता है और सेविंग भी हो जाती है, लेकिन रिटर्न जो है इसके बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव नहीं होते हैं। 6 से 7% का रिटर्न निकल के आता है। आप जिस भी एजेंट से पॉलिसी खरीद रहे हो उससे पूछिए कि इसका CAGR कितना हुआ, कोई नहीं बताएगा। कोई एजेंट बताता ही नहीं है कि इसका CAGR बहुत ही कम होता है, और कोई एजेंट बताता ही नहीं है। अगर बता देगा तो आप पॉलिसी नहीं खरीदोगे। 6.4, 6.5 ये रिटर्न निकल के आते हैं। बस ये है कि इसमें थोड़ा सा इंश्योरेंस होता है, तो इस चक्कर में लोग पॉलिसी खरीदते हैं और सपना दिखाया जाता है कि 10 लाख इन्वेस्ट करिए 1 करोड़ हो जाएगा 30 साल बाद, 40 साल बाद। इतना पैसा FD में लगा के देखिए, लगभग उतना ही वहां हो जाएगा, क्योंकि 6.5% तो FD में भी मिल रहा है ना। फिर आप कहोगे इंश्योरेंस भी तो मिल रहा है, इसी जाल में आप पॉलिसी खरीद लेते हो। और एक बात ध्यान में रखिए, अगर आपने 1 साल LIC पॉलिसी में पैसा भरा है और अगर आपका प्लान बदल गया, LIC पॉलिसी आप बंद करना चाहते हैं, तो आपको क्या लगता है कि विथ ब्याज पैसा वापस मिल जाएगा? आपकी प्रिंसिपल वैल्यू भी नहीं मिलेगी। मालूम है आपको ये बात? कोई एजेंट नहीं बताएगा, कोई एजेंट नहीं बताएगा, क्योंकि वो चाहता ही नहीं कि आप पॉलिसी बंद करो या आप इस बारे में जानो कि LIC पॉलिसी बंद करने से आपको क्या नुकसान होता है। आधे पैसे नहीं मिलेंगे आपको। अगर आपको भरोसा नहीं है तो किसी एजेंट से पूछ लीजिए कि मैं इसका फर्स्ट इंस्टॉलमेंट भरूंगा और फिर मेरा प्लान बदल गया तो आप उसके रिटर्न में कितने पैसे दोगे।
ठीक है, पता कर लीजिए आप। और इसके साथ दिए जाने वाला इंश्योरेंस, चलो इसकी बात कर लेते हैं। 500-600 रुपये में 25 लाख का इंश्योरेंस मिल जाएगा। जो आपकी पॉलिसी में 5 लाख, 2 लाख, 7 लाख, 8 लाख, 11 लाख ये जो इंश्योरेंस दिया जाता है उसकी वैल्यू 200-300 रुपये भी नहीं है, क्योंकि 500-600 रुपये में तो आपको 25 लाख का इंश्योरेंस मिल जाएगा। तो फिर वो ले लो सेपरेटली। लेकिन ये चीजें वो आपको बताएंगे नहीं, आपको पॉलिसी के साथ इंश्योरेंस दे दिया जाएगा और आप उसमें फंस जाओगे। याद रखिए, LIC पॉलिसी अगर 30 साल की है तो आपको 30 साल तक पैसा भरना पड़ेगा। अगर बीच में आप पॉलिसी बंद करोगे तो बहुत नुकसान हो जाएगा, बंद नहीं कर पाओगे किसी हालत में। अगर फ्यूचर में आपके साथ कुछ हो गया, आप प्रीमियम नहीं भर पाए, तो ना पॉलिसी बंद ही कर पाओगे आप और ना ही पे कर पाओगे, फंस जाओगे बीच में। तो ऐसी जगह इन्वेस्टमेंट करो जहां अगर आप पैसा ना भी भर पाओ, फ्यूचर में कुछ प्रॉब्लम आ जाए तो आपको नुकसान तो ना हो, फिर तो इससे अच्छा FD है। लेकिन बात फिर वही है कि इसमें इंश्योरेंस मिल रहा है, तो भैया 500 का अलग से ले लो ना। आपको एजेंट द्वारा बताया जाएगा कि इतने कम पैसा इन्वेस्ट करने पर इतने करोड़ों बन जाएंगे। अरे भाई, उसका कंपाउंडिंग ग्रोथ तो निकालो। आप इंटरनेट पे डालिए कि इतना इन्वेस्ट किया और 30 साल में मुझे इतना मिल रहा है, कितना कंपाउंडिंग इंटरेस्ट हुआ, 6-6.5% आएगा। लेकिन आप नॉर्मली सोचोगे तो आपको लगेगा वाह 2 गुने हो गए, 4 गुने हो गए, 10 गुने हो गए। कंपाउंड इंटरेस्ट निकालिए, 6.5% भी नहीं आएगा। अगर आपने भी LIC पॉलिसी ली है तो उसकी कॉपी होगी आपके पास, उसकी एक फोटो खींचिए और ChatGPT को दे दीजिए। उससे कहिए कि इसका CAGR बताओ मुझे कितना हुआ। 7% से ऊपर आ जाए तो मुझे बता देना, ठीक है, मुझे वो भेज देना पॉलिसी। और अगर ये वीडियो कोई एजेंट देख रहा है तो भैया आपके लिए चैलेंज है, ऐसी कोई पॉलिसी ले आइए जिसका 9% CAGR आ जाए, मैं खरीद लूंगा। मुझे भी चाहिए एक पॉलिसी, है ना। 9% रिटर्न अगर आता हो तो वो पॉलिसी मेरे पास लेके आइए, मैं खरीद लूंगा। ठीक है, आपको कुछ मेहनत नहीं करनी पड़ेगी, बस वो पॉलिसी का नाम दीजिए या टेबल नंबर दीजिए, मैं वो पॉलिसी चेक करके खरीद लूंगा। ठीक है, सिर्फ आप उस पॉलिसी का नाम बताइए, मैं वो पॉलिसी आपसे ही खरीद लूंगा। ठीक है, लेकिन कंडीशन क्या है, 9% CAGR आना चाहिए। अब बात कर लेते हैं म्यूचुअल फंड की। प्राइमरी पर्पज क्या है इसका, लॉन्ग टर्म वेल्थ क्रिएशन। इसका जो रिटर्न पोटेंशियल है वो बहुत हाई है, रिस्क भी बहुत ज़्यादा है। अब भाई हाई रिटर्न चाहिए तो रिस्क तो लेना पड़ेगा, है ना। थोड़ा ज़्यादा रिस्क लीजिए तो ज़्यादा पैसा कमाइए, रिस्क नहीं लेना है तो FD करवा लीजिए, 6.5% मिल जाएगा आपको, खुश रहिए उसमें। लिक्विडिटी जनरली बहुत हाई होती है, कभी भी पैसा चाहिए एक दिन बाद पैसा आपके सीधे अकाउंट में आ जाएगा। NPS इसका प्राइमरी पर्पज है लॉन्ग टर्म रिटायरमेंट प्लानिंग। रिटर्न मार्केट लिंक्ड होते हैं पर FD से थोड़े ज़्यादा होते हैं, तो अच्छा ऑप्शन कह सकते हैं। रियल एस्टेट प्राइमरी अट्रैक्शन इसका ये है कि फिजिकल एसेट है, पोटेंशियल एप्रिसिएशन है और रेंटल इनकम भी हो जाती है, लेकिन हायर ट्रांजैक्शन कॉस्ट लगती है और लो लिक्विडिटी है, यानी आप आधी रात को प्रॉपर्टी नहीं बेच पाओगे या बेचोगे तो कम पैसा मिलेगा। और हर प्रॉपर्टी का रिटर्न, लोकेशन और परचेस प्राइस पर बहुत डिपेंड करता है। अब एक बड़ा सवाल है, अगर इक्विटी हिस्टोरिकली ज़्यादा रिटर्न दे सकती है तो क्या पूरा पैसा इक्विटी में डाल देना सही है? नहीं। क्यों? क्योंकि हिस्टोरिकल रिटर्न देखकर फ्यूचर रिस्क को आप नजरअंदाज नहीं कर सकते, इसके रिटर्न बदलते रहते हैं। यही कारण है कि इन्वेस्टर का बिहेवियर बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर मार्केट गिरते ही आप पैनिक में आ गए तो आप इसके लिए नहीं बने हैं। कंपाउंडिंग, अब एक छोटा सा कैलकुलेशन करते हैं। मान लीजिए 5,000 रुपये हर महीने इन्वेस्ट करते हैं, 10 साल में आपका टोटल कंट्रीब्यूशन हो जाता है 6 लाख रुपए, और 20 साल में 12 लाख, और 30 साल में टोटल इन्वेस्टमेंट हो जाता है 18 लाख रुपए। अब अगर हम 10% एनुअल रिटर्न मान लें तो 10 साल में लगभग 10.3 लाख, 20 साल में 38 लाख और 30 साल में 1.13 करोड़। यानी आपने 30 साल में 18 लाख लगाया
और 1 करोड़ से भी ज़्यादा हो गया। यही कंपाउंडिंग की पावर है। अब बात प्रॉपर्टी की कर लेते हैं। भारत में एक कॉमन बिलीव है कि प्रॉपर्टी कभी नुकसान नहीं देती, लेकिन फाइनेंशियल एनालिसिस का मानना है कि जो प्रॉपर्टी रिटर्न होते हैं वो कैपिटल एप्रिसिएशन प्लस रेंट एंड इनकम माइनस कॉस्ट होता है। कॉस्ट में स्टाम्प ड्यूटी, रजिस्ट्रेशन, मेंटेनेंस, प्रॉपर्टी टैक्स, ब्रोकरेज, रिपेयर और सेलिंग कॉस्ट, ये सब भी ध्यान देना जरूरी है। और सबसे बड़ा फैक्टर है लिक्विडिटी। अगर आपके पास 10 लाख रुपए का म्यूचुअल फंड पोर्टफोलियो है तो जरूरत पड़ने पर उसका कुछ हिस्सा बेचने की प्रक्रिया प्रॉपर्टी बेचने से बहुत अलग है। प्रॉपर्टी में बाय ढूंढना पड़ेगा, वैल्यूएशन, पेपर वर्क और ट्रांजेक्शन कॉस्ट हो सकते हैं। इसलिए रियल एस्टेट खराब नहीं है, लेकिन हर प्रॉपर्टी ऑटोमेटिकली ग्रेट इन्वेस्टमेंट भी नहीं है। तो कौन सा इन्वेस्टमेंट करना अच्छा है? मान लीजिए 3 लोगों के पास 1-1 लाख रुपए हैं। व्यक्ति ए, उसे 18 महीने बाद पैसे चाहिए। उसके लिए प्रायोरिटी होगी कैपिटल प्रोटेक्शन प्लस लिक्विडिटी, यानी उसके लिए एफडी बहुत बढ़िया ऑप्शन है। व्यक्ति बी, इसका गोल 15 से 20 साल बाद है। वह मार्केट वोलेटिलिटी समझता है और सह सकता है। उसे म्यूचुअल फंड या इंडेक्स फंड में इन्वेस्टमेंट करना चाहिए। अब बात करते हैं व्यक्ति सी की। वह रिटायरमेंट के लिए इन्वेस्ट कर रहा है, तो उसके लिए डाइवर्सिफिकेशन, लॉन्ग टर्म डिसिप्लिन, रिटायरमेंट प्लानिंग महत्वपूर्ण होंगे। इसलिए उसे पीपीएफ जैसे फंड में इन्वेस्ट करना चाहिए। तीनों के पास 1-1 लाख रुपए हैं, लेकिन तीनों का इन्वेस्टमेंट करने का तरीका अलग अलग होगा। अब तक हमने क्या सीखा? एफडी सेफ्टी के लिए है, पीपीएफ लॉन्ग टर्म सेविंग के लिए है, गोल्ड डाइवर्सिफिकेशन के लिए है, ज्वेलरी पहनने के लिए है, प्योर इन्वेस्टमेंट कैलकुलेशन के लिए नहीं है। म्यूचुअल फंड या इक्विटी लॉन्ग टर्म वेल्थ क्रिएशन के लिए पावरफुल हो सकता है, लेकिन मार्केट रिस्क के साथ। अगर आप रिस्क सह सकते हैं तो ही इन्वेस्ट करिए म्यूचुअल फंड या इंडेक्स फंड में। एनपीएस रिटायरमेंट प्लानिंग के लिए बहुत बढ़िया है। रियल एस्टेट लॉन्ग टर्म एसेट ओनरशिप के लिए, लेकिन इक्विटी और ट्रांजेक्शन कॉस्ट के साथ। तो दोस्तों, अब सबसे बड़ा सवाल है, सबसे अच्छा इन्वेस्टमेंट कौन सा है? तो मेरा जवाब है कोई एक नहीं। एफडी खराब नहीं है, पीपीएफ खराब नहीं है, गोल्ड खराब नहीं है, एलआईसी पॉलिसी खराब नहीं है, म्यूचुअल फंड खराब नहीं है। असली गलती इन्वेस्टमेंट में नहीं होती, गलती होती है गलत व्यक्ति द्वारा गलत गोल के लिए गलत इन्वेस्टमेंट चुनने में। अगर आपका गोल कैपिटल सेफ्टी है तो आपको ग्रोथ के पीछे भागने की जरूरत नहीं है, एफडी करवा लीजिए। अगर आपका गोल 20 साल बाद वेल्थ क्रिएशन है तो सिर्फ शॉर्ट टर्म रिटर्न देखकर फैसला करना भी सही नहीं है। अगर आपको लाइफ इंश्योरेंस चाहिए तो पहले यह देखिए कि आपको कितना लाइफ कवर चाहिए, और इन्वेस्टमेंट को अलग सवाल की तरह देखिए। अगर आपको गोल्ड पसंद है तो ज्वेलरी और इन्वेस्टमेंट गोल्ड के बीच फर्क समझिए। अगर म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट कर रहे हैं तो पास्ट रिटर्न को फ्यूचर रिटर्न की गारंटी मत समझिए। और अगर कोई कहता है यह इन्वेस्टमेंट सबसे बेस्ट है तो उससे सिर्फ एक सवाल पूछिए, किसके लिए? क्योंकि पर्सनल फाइनेंस में वन साइज डज नॉट फिट फॉर ऑल। हर व्यक्ति की इनकम अलग है, गोल्स अलग हैं, रिस्पॉन्सिबिलिटी अलग है। इसलिए कोई प्लान खराब नहीं होता। सही प्लान वह है जो आपके गोल, आपके टाइम होराइजन, आपकी रिस्क कैपेसिटी और आपकी लिक्विडिटी नीड और आपके ओवरऑल फाइनेंशियल प्लान के साथ मैच करे। और सबसे ज़रूरी बात, इन्वेस्टमेंट का उद्देश्य सिर्फ पैसा बनाना नहीं है। इन्वेस्टमेंट का उद्देश्य अपने फाइनेंशियल गोल को सुरक्षित और डिसिप्लिन तरीके से हासिल करना है। इसलिए अगली बार कोई आपको इन्वेस्टमेंट प्लान बेचने आए और कहे सर इसमें बहुत अच्छा रिटर्न है, तो सिर्फ रिटर्न मत पूछिए, पूछिए रिस्क कितना है, पैसा कब निकाल सकते हैं, टैक्स कितना लगेगा, इसका अल्टरनेटिव है क्या, और सबसे महत्वपूर्ण, मेरे लिए यह सही क्यों है। यही सवाल आपको इन्वेस्टर से इन्फॉर्म्ड इन्वेस्टर बनाएगा। धन्यवाद।